Hello all, my name is Anupriya and I am teaching you NCERT Class 6 Science on AP Education. लास्ट चैप्टर हमने किया था फन विद मैग्नेट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 दैट इज़ वाटर ऑफ NCERT Class 6 Science। आई होप पीछे की सभी क्लासेस आपको समझ आ गई होंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। पीछे की सभी क्लासेस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब तक हम क्लास 6 साइंस NCERT की चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। वाटर इज़ वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स विच इज़ फाउंड इन एन एडिक्वेट अमाउंट। वाटर जो है एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमें नेचर में मिलता है, पर्याप्त मात्रा में हमें नेचर में मिलता है। वाटर नेचुरल रिसोर्स है, ऑब्वियसली सभी जानते हैं। वाटर को मैन ने नहीं बनाया, वाटर तो नेचुरल एक रिसोर्स है। इट इज़ एन एसेंशियल सोर्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ। अगर अर्थ पे हमें लाइफ चाहिए तो वाटर क्या है, उसके लिए एसेंशियल है। पानी नहीं होगा तो लाइफ भी नहीं होगी। इट इज़ वाइडली यूज फॉर वेरियस पर्पजेज सच एज ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, इरीगेशन एंड अदर इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक यूजेस। पानी का हम बहुत तरह से यूज़ करते हैं, जैसे पीने के लिए हमें पानी चाहिए, पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। वॉशिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, इन सब में, और इरीगेशन में भी हमें पानी चाहिए होता है। इंडस्ट्रीज़ वगैरह में पानी चाहिए होता है। इरीगेशन में अगर पानी नहीं होगा तो फिर प्लांट्स भी नहीं ग्रो करेंगे, प्लांट ग्रो नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या। तो फिर टोटली यही है कि लाइफ जो है टोटली डिपेंड है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। सोर्सेज ऑफ वाटर, देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के बहुत सारे सोर्सेज हैं। वाटर हम अलग अलग सोर्सेज से मिल सकता है। अबाउट 71% ऑफ अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ का, टोटल अर्थ का 71% जो है वो वाटर ही है। द मेन 3 सोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर। मेन सोर्सेज क्या है वाटर के? रेन वाटर, पानी हमें रेन से मिलता है। फिर ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर में भी वही पानी सीपेज होके जाता है वेल्स में। तो ग्राउंड वाटर में क्या आ जाएगा? दिस इंक्लूड वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड स्प्रिंग्स। ग्राउंड वाटर में कुएं, झरने वगैरह आ जाएंगे। देन अदर वन इज सरफेस वाटर। दिस इंक्लूड डिफरेंट वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशंस, रिजर्वायर्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, लेक्स, टैंक्स। इसमें क्या है? समुद्र, महासागर, नदियाँ, ये तालाब वगैरह जो है, झीलें वगैरह जो है, वो हमारी सरफेस वाटर में आ जाएंगी। इस तरह से वाटर के अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ से हम वाटर को गेन कर सकते हैं। आउट ऑफ 71% ऑफ वाटर ऑन अर्थ, 97% इज़ इन ओशंस एंड सीज। अगर अर्थ पे 71% वाटर है तो 71% का 97% जो वाटर है वो तो महासागरों में और समुद्रों में ही है, जो कैसा है? खारा पानी है। वाटर फ्रॉम ओशंस एंड सीज कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट इन इट, हैंस दिस वाटर इज कॉल्ड सॉल्ट वाटर और सलाइन वाटर। जो महासागरों में और समुद्र में जो पानी है वो कैसा पानी है? खारा पानी है, क्योंकि उसमें सॉल्ट डिजॉल्व है। तो उसको हम कैसा पानी बोलेंगे? सॉल्ट वाटर और सलाइन वाटर, खारा पानी बोलते हैं, जो कि पीने के पर्पज़ के लिए नहीं होता। वाटर साइकिल, द वाटर साइकिल मेनली डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड यूजुअली कैरिड आउट इन 4 डिफरेंट स्टेजेस। वाटर साइकिल में क्या होता है? वाटर साइकिल जो है वो डिस्क्राइब करती है किस प्रोसेस को, कि मूवमेंट हो रहा है, कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है। किसका? वाटर का। अर्थ सरफेस से वाटर मूव करता है, फिर दोबारा अर्थ पे आता है। इस तरह से एक साइकिल बन जाती है वाटर की, उसी को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। तो समझते हैं कि वाटर साइकिल में क्या है, प्रोसेस क्या है वाटर साइकिल की, वाटर साइकिल कैसे होता है। द एंटायर साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय सन एंड इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वाटर साइकिल को पूरी को सन कंट्रोल करता है और इसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। सन नहीं होगा तो वाटर साइकिल भी नहीं होगी। द वाटर साइकिल इज कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू एटमॉस्फेयर एंड देन बैक टू द ग्राउंड। वाटर साइकिल में क्या होता है कि कंटिन्यूस मूवमेंट होता है। किसका? वाटर का। अर्थ सरफेस से तो वाटर एटमॉस्फेयर में जाएगा और फिर दोबारा से ग्राउंड पे आ जाएगा। दस द वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ हैज़ बीन इन सर्कुलेशन सिंस द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इसलिए जब से पृथ्वी का विकास हुआ है, पृथ्वी का इवोल्यूशन हुआ है, वाटर साइकिल जब ही से चल रही है। जो भी वाटर है अर्थ में प्रेजेंट है वो सर्कुलेशन में है। जब से अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है, पृथ्वी का विकास हुआ है, पृथ्वी अस्तित्व में आई है, जब ही से वाटर साइकिल की जो कंटिन्यूस प्रोसेस है वो चलती जा रही है। वाटर गोज थ्रू ऑल द 3 स्टेट्स
solid, liquid, gas. In the process, there are several factors that assist the water cycle, the sun, air, currents, to name a few. वाटर साइकिल में वाटर जो है वो तीनों स्टेट्स में आता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस. अगर आइस है ग्लेशियर्स वगैरह पे, वहाँ पे वाटर साइकिल हो रही है तो वाटर जो है वो डायरेक्ट क्या होगा, वेपर्स में ही कन्वर्ट हो जाएगा. या फिर वाटर जो है कहीं पे भी तालाब में है या फिर झीलों में है, वहाँ पे कैसा वाटर है, लिक्विड वाटर है, तो वो भी तो वेपर्स में कन्वर्ट होता है. तो इस तरह से लिक्विड से भी वाटर गैस में कन्वर्ट होता है. There are several factors that assist the water cycle, the air, current, to name a few. बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से वाटर साइकिल होती है. उसमें मेन क्या है, एक तो सन है, एक एयर है, ये क्या है, मेन फैक्टर्स हैं वाटर साइकिल के लिए. इस तरह से हम वाटर साइकिल में इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, इन 4 प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं इवेपोरेशन. The heat from sun heat up water from oceans and other water bodies and evaporate the water in the form of vapor which rise up and form clouds. हीट जो थी, जो कि सन से मिली, उसने क्या हुआ कि वाटर बॉडीज या ओशंस में जो भी पानी होता है उसको वो गर्म कर देती है. इस तरह से गर्म करके ऊपर का जो पानी होता है कुछ वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपर्स में कन्वर्ट होके वो ऊपर उठेगा और ऊपर जाके क्लाउड्स बना देगा. The process of changing water into vapor is known as evaporation. इस तरह से वाटर की जो वेपर्स में चेंज होने की प्रोसेस है, इसी को हम इवेपोरेशन बोलते हैं. इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ओपन सरफेस ऑफ वाटर ऑल टाइम, डे एंड नाइट. इवेपोरेशन जो होगा वो हमेशा होता रहता है, डे नाइट में इवेपोरेशन होता रहेगा. जो भी ओपन सरफेस है वहाँ से पानी जो है हमेशा इवेपोरेट होता रहता है. इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली फ्रॉम ओशंस, रिवर, लेक, वेल, सॉइल. पानी का जो इवेपोरेशन है वो कंटिन्यूसली होता रहता है. किससे, महासागरों से, नदियों से, झीलों से, जहाँ पे भी पानी है वहीं से पानी का इवेपोरेशन तो होता रहेगा. ओशन, सीज, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स टुगेदर आर ऑल्सो नोन एज वाटर बॉडीज. सारे के सारे जो होते हैं, महासागर है, समुद्र है, नदियाँ, तालाब, झीलें, कुएं, इनको वाटर बॉडीज बोलते हैं. ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल ऑन वाटर इन ओशन, रिवर, लेक्स. दिन के समय क्या होता है कि सनलाइट जो है वो गिरती है किस पे, महासागरों पे, नदियों पे, झीलों पे सनलाइट गिरेगी. द फील्ड, रोड, रूफ टॉप एंड अदर लैंड एरियाज ऑल्सो रिसीव सनलाइट. अब सनलाइट जो है वो तो खेतों में भी गिरेगी, रोड पे, रूफ टॉप, हर जगह पे सनलाइट तो फॉल होती है. जहाँ पे भी पानी होता है, जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे भी सनलाइट तो फॉल होती है. द सनलाइट ऑल्सो कैरीज हीट विद इट. सनलाइट के अंदर क्या होगा, हीट होगी, कुछ ना कुछ हीट तो होगी सनलाइट के अंदर. तो वो क्या करेगी, पानी को वार्म करती है, फिर उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर देती है. एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम ओशन, रिवर, लेक एंड द सॉइल, लैंड एरियाज गेट कंटिन्यूसली चेंज इनटू वेपर. सनलाइट फॉल होती है वाटर के ऊपर, वो उसको वेपर्स में कंटिन्यूसली कन्वर्ट करती रहेगी. दस वाटर वेपर गेट कंटिन्यूसली एडेड टू एयर ड्यू टू इवेपोरेशन. इस तरह से क्या होता है कि इवेपोरेशन की प्रोसेस में वाटर वेपर्स जो होते हैं धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जाते रहेंगे. वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में इकट्ठे होते रहते हैं. तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि वाटर लिक्विड फॉर्म से या सॉलिड फॉर्म से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं. कंडेंसेशन, the process of conversion of vapors into liquid form of water is condensation. कंडेंसेशन क्या है कि वेपर से लिक्विड बनना कंडेंसेशन है. भाई वाटर से वेपर्स बनना तो इवेपोरेशन है, लेकिन वेपर से फिर से वाटर बन जाना क्या है, कंडेंसेशन है. द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज अपोजिट टू इवेपोरेशन. कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है वो इवेपोरेशन के जस्ट अपोजिट होती है. क्लाउड फॉर्मेशन, द क्लाइमेट क्लोज टू अर्थ सरफेस इज वार्म. अब बादल कैसे बनते हैं, हमारा जो अर्थ है उसके जो सरफेस पे जो क्लाइमेट है कैसा है, वो वार्म है, गर्म है. इट गेट कूल्स एज वन गोज अप इन एटमॉस्फेयर. हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है. वाटर वेपर बीइंग लाइटर राइज इन द एटमॉस्फेयर. वाटर वेपर जो होते हैं वो लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं वाटर वेपर्स, और वो राइज करते हैं एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर. At upper layer of atmosphere where the temperature is lower, the water vapor get condensed into teeny droplets and form clouds. ऊपर जो
हम एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, वहाँ का टेम्परेचर कम होता है। वाटर वेपर जो है वो ऊपर चले गए, ऊपर का टेम्परेचर कैसा है, कम है, तो कम टेम्परेचर पे वाटर वेपर जो होंगे वो फिर से कंडेंस हो जाएंगे, किसमें, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बना देंगे पानी की, और वो क्या बन जाएंगे, उससे क्लाउड्स बन जाएंगे। तो इस तरह से क्लाउड्स बन जाते हैं। क्लाउड्स कैसे बनते हैं, पहले इवेपोरेट होके पानी ऊपर गया, ऊपर जाके पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया, उसको ठंडा होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। मतलब ठंडा होके ही वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और इस तरह से क्या हो गया, वहाँ पर ऊपर जा कर के क्लाउड्स बन गए। सेकेंड प्रोसेस इज ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या है, इट इज़ अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है कि लीव्स हैं प्लांट के अंदर, उसमें से लगातार अगर पानी का लॉस होता जा रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। एवरी प्लांट वेदर इट इज़ ए क्रॉप फील्ड, ए फॉरेस्ट, ऑन द रोड साइड और इन किचन गार्डन ट्रांसपीरेट्स टू गिव ऑफ वाटर वेपर। हर एक प्लांट ट्रांसपीरेशन करता है, चाहे वो कहीं पे भी रखा है, फॉरेस्ट में है, रोड साइड में है, हमारे गार्डन में है, या फिर घर के अंदर है, कहीं पर भी है, प्लांट जो होगा वो ट्रांसपीरेशन तो करेगा। ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और इसमें क्या होता है कि लीव के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और स्टोमेटा से जो है वाटर लूज करता जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर, और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर बन के क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसपीरेशन के थ्रू भी क्या हो रहा है, वाटर साइकिल में हेल्पफुल है ना ट्रांसपीरेशन भी। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट गोज इनटू एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन इज वेरी ह्यूज। इस तरह से जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से जो वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में जाता है उसकी जो अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो पानी है वो ट्रांसपीरेट होता है प्लांट्स के अंदर से। प्रेसिपिटेशन, क्लाउड्स कैरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन देम। क्लाउड्स के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी ड्रॉप्स होती है वाटर की। इट मे सो हैपन दैट मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म लार्ज साइज ड्रॉप्स ऑफ वाटर। छोटी छोटी जो ड्रॉप्स होंगी वो एक साथ आएंगी और लार्ज साइज के ड्रॉप्स जो होंगे वो बना लेंगी। Such drops of water may become so heavy that they begin to fall. Falling of water drops is called precipitation. इस तरह से जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं जो कि छोटी छोटी ड्रॉप से बड़ी एक ड्रॉप बन जाती है, वो बहुत हैवी हो जाती हैं और वो नीचे फॉल करना स्टार्ट कर देती हैं, और फॉलिंग ऑफ वाटर ड्रॉप्स को ही हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। रेन, रेन इज ए फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑफ ए साइज लार्जर देन 0.5 mm. The maximum raindrop size is about 6 mm. Drops of larger size break up into smaller drops as it fall down. रेन जो है वो एक प्रेसिपिटेशन का ही फॉर्म है, और जो रेन में वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं वो 0.5 mm की होती हैं, बड़ी से बड़ी ड्रॉप 6 mm की हो सकती है। वो ड्रॉप्स क्या करती है, जो लार्जर ड्रॉप्स होती है वो स्मॉलर ड्रॉप में ब्रेक हो जाती हैं नीचे गिरते टाइम। जो रेन जब नीचे गिरती है तब जो लार्जर ड्रॉप्स होती हैं वो स्मॉलर ड्रॉप्स में ब्रेक डाउन हो जाती हैं। स्नो, स्नो कंसिस्ट ऑफ आइस क्रिस्टल्स इन ए फ्लेकी फॉर्म। वाटर इन ए हेल और स्नो इज इन इट्स फ्रोजन और सॉलिड फॉर्म। स्नो में क्या होता है कि आइस क्रिस्टल्स जो होंगे वो फ्लेकी फॉर्म में ऊपर से नीचे गिरेंगे। आइस क्रिस्टल्स मतलब पानी नहीं गिरता, उसमें बर्फ़ जो होती है ना वो गिरती है स्नो, और वो कैसी होती है, फ्लेकी फ्लेकी, मतलब ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, जैसे कॉटन की तरह स्नो गिरती है। वाटर इन हेल और स्नो इज इन इट्स फ्रोजन और सॉलिड फॉर्म। वाटर जो पानी जो होता है, चाहे हेल में हो चाहे स्नो में हो, कैसी अवस्था में होगा, एक जमी हुई अवस्था में होता है। हेल इज ए टाइप ऑफ शॉवरी प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ पैलेट्स और लम्प्स ऑफ साइज ग्रेटर देन 8 mm। हेल में क्या होता है, ओले गिरते हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन होगा, नीचे ओले गिरेंगे, बड़े बड़े ओले गिरते हैं, उसका साइज जो होता है 8 mm तक हो सकता है। और हेल अक्कर इन वायलेंट थंडरस्टॉर्म्स। ऐसे नहीं कि बारिश आ रही है चुपचाप से ओले गिर रहे हैं। जब ओले गिरते हैं तो पहले थोड़ा तूफान आएगा, बिजली कड़केगी और थोड़ा मौसम में बदलाव होता है, जब जो होता है वो हेल फॉल होता है। तो इस तरह से स्नो और हेल में जो वाटर होगा वो अपनी सॉलिड फॉर्म में होता है। ड्यू, मैनी टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग विंटर नाइट्स द एयर नियर द सरफेस बिकम क्वाइट कूल। विंटर्स में क्या होता है कि जो एयर जो होती है वो बहुत ठंडी होती है। एज ए रिजल्ट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स। अब एयर के अंदर वाटर वेपर्स तो प्रेजेंट होती हैं,
तो क्योंकि अर्थ जो होती है वो ठंडी हो जाती है, तो वाटर वेपर्स जो होंगे जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएंगे कैसे होंगे, वो लिक्विड बन जाएंगे वाटर वेपर। दीज वाटर ड्रॉप्स अपीयर एज ए ड्यू, फिर वो छोटी छोटी जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं वो ड्यू की तरह दिखाई देती हैं। इसमें कोई रेन नहीं होती, जो अर्थ सरफेस का वाटर होता है वो ही अर्थ के कूल होने की वजह से कंडेंस हो जाता है और वो ड्यू की फॉर्म में दिखाई देता है। सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज रिवर एंड स्प्रिंग्स, नदियाँ और झरने। मोस्ट ऑफ द वाटर विच ह्यूमन बींग यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, फार्मिंग कम्स फ्रॉम रिवर्स एंड स्प्रिंग। ज़्यादातर पानी जो हम पीते हैं, वॉशिंग में यूज़ करते हैं या फिर फार्मिंग एग्रीकल्चर में पौधों को पानी देने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर पानी जो होता है वो नदियों से और झरनों से आता है। द रिवर फ्लोज डाउन द माउंटेन साइड एंड अक्रॉस द लैंड, फाइनली फ्लोइंग इनटू ए सी और ओशन। रिवर जो होगी वो माउंटेन से आती है और फाइनली जाकर के किसी भी समुद्र या महासागर में मिल जाती है। ओशंस एंड सीज, most of the water on earth is found in oceans and seas. However, water found in ocean and seas is not fit for drinking and agriculture purposes as it contain large amount of water. ज़्यादातर जो पानी है अर्थ के ऊपर, हमने देखा था ज़्यादातर जो पानी का परसेंट है वो तो ओशन और सीज में ही है, लेकिन जो समुद्र और महासागर में पानी होता है वो ना तो हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं और ना ही एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो पानी होता है, ओशंस जो होते हैं, वो एक हैबिटेट का काम करते हैं बहुत सारे पौधों और जानवरों के लिए, क्योंकि उसमें सी में बहुत ज़्यादा सलाइन वाटर होता है, तो उसमें प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट एनिमल ऐसे होते हैं जो कि उसमें रहने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जो पानी है ये पीने के लिए या फिर सिंचाई के लिए सही पानी नहीं है। स्नो, some regions of earth are covered with snow, especially during winters. Water formed by melting of snow is another source of water. विंटर्स में क्या होता है, अर्थ जो होती है वो स्नो से कवर होती है बहुत सारे रीजन्स में, और जो वो स्नो जब मेल्ट होती है तो वो एक सोर्स बन जाती है हमारे लिए वाटर के। दिस स्नो मेल्ट स्लोली, ये जो स्नो है ये स्लोली मेल्ट होती है। समटाइम दिस वाटर फ्लोज डाउन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, कभी कभी इतनी ज़्यादा स्नो होती है कि वो जब मेल्ट होती है तो पूरी की पूरी एक रिवर ही बनने लगती है। स्ट्रीम्स एंड रिवर्स आर अनदर सोर्स ऑफ वाटर, इस तरह से स्ट्रीम्स और रिवर्स जो हो गए ये भी एक अदर सोर्स ऑफ वाटर हो गया जहाँ से हम पानी को ले सकते हैं। ग्राउंड वाटर, द ग्राउंड वाटर इज एक्चुअली रेन वाटर विच मेनली कम्स फ्रॉम सीपेज ऑफ वाटर अक्यूमुलेटेड अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड वाटर भी क्या होता है, रेन वाटर ही होता है जो कि 1.7% है जो रेन होती है, तो उससे पानी रिस के नीचे चला गया, अर्थ के कोर में से नहीं आया वो पानी तो रेन वाटर ही होता है जो कि ग्राउंड वाटर होता है, जो कि रिस के अंदर चला जाता है। रेन, द रेन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर अस। ऑल रिसोर्सेज ऑफ रेन आर फीड मैनली बाय रेन्स। जो रेन जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए वाटर के लिए, क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज पूरे होते हैं किससे, रेन ही तो होती है जो कि सारे वाटर रिसोर्सेज को कंप्लीट कर सकती है। लेक्स एंड पॉन्ड्स, दीज आर स्मॉल रिजर्वॉयर्स ऑफ वाटर, दे आर क्रिएटेड बाय द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर, लो लाइंग एरियाज, सीपेज फ्रॉम ग्राउंड वाटर रिजर्व ऑल्सो एड टू द वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स। लेक और पॉन्ड क्या होती हैं कि भाई छोटे रिजर्वॉयर्स होते हैं वाटर के भी, रेन आती है तो छोटे जो कुछ भी लो लाइंग एरियाज जो होते हैं, कोई गड्ढे वगैरह थोड़े बड़े जो गड्ढे हैं वहाँ पे क्या होता है कि पानी भर जाता है, उसी को हम लेक्स और पॉन्ड्स बोल देते हैं। सीपेज फ्रॉम ग्राउंड वाटर रिजर्व्स आल्सो ऐड टू वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड्स। ग्राउंड वाटर से जो पानी सीप होके आ रहा है, जो रिस के पानी आ रहा है, वो भी लेक्स और पॉन्ड्स में ऐड होता रहता है। वाटर टेबल, इफ़ यू टेक सॉइल फ्रॉम ग्राउंड इट हैज़ एयर एज वेल एज वाटर। अगर आप सॉइल को लेते हैं ग्राउंड से तो उसमें वाटर भी है और एयर भी है। एज यू गो डाउन द अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज एंड एयर डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो सॉइल के अंदर क्या होता है कि पानी की मात्रा तो बढ़ने लगती है और हवा की जो मात्रा होती है, एयर की मात्रा, वो कम होने लगती है। ए लेवल बिलो सरफेस वेयर इट इज़ ओनली वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। और जैसे हम नीचे जाएंगे अर्थ के अंदर तो एक ऐसा लेवल आता है जहाँ पे केवल वाटर होता है, उसको हम वाटर टेबल बोलते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़, द कंडीशन ऑफ फ्लडिंग एंड ड्रॉट आर कॉल्ड नेचुरल कैलेमिटीज़। या तो बाढ़ आ जाना है, सूखा पड़ जाना है, इसी को हम प्राकृतिक आपदाएं बोलते हैं। ड्रॉट में क्या होता है कि सूखा पड़ जाता है।
If it does not rain for a year or more at a place, the soil will lose its water by evaporation and become dry. अगर एक साल या उससे ज़्यादा किसी प्लेस पे बारिश नहीं हुई तो वहाँ की मिट्टी जो होगी वो पूरा का पूरा पानी लूज़ कर देगी और बहुत ड्राई हो जाएगी. वाटर विल ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू ट्रांसपीरेशन प्रोसेस फ्रॉम द प्लांट्स. पानी जो है वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू भी लगातार लॉस होता रहेगा तो प्लांट्स भी सूख जाएंगे. रिवर्स पॉन्ड वेल विल ड्राई एंड द वाटर टेबल लोअर डाउन. अब नदियाँ तालाब और कुएं सूख जाएंगे और वाटर टेबल जो है वो नीचे चला जाएगा. ऑल दिस विल इफेक्ट द ह्यूमन एनिमल्स एंड वाइल्ड प्लांट. ये सब के सब क्या करेंगे, अगर पानी की कमी पड़ गई है तो वो ह्यूमन को भी इफेक्ट करेगा, प्लांट को इफेक्ट करेगा, एनिमल्स को भी इफेक्ट करेगा क्योंकि सबको पानी चाहिए. इफ़ इट कंटिन्यूज फॉर 1 or 2 years, consequently it will result into drought. अगर ऐसा 1-2 साल तक होता रहा तो क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रॉट. अब सूखे की वजह से क्या होगा, द रिजल्ट ऑफ ड्रॉट मे बी नो क्रॉप्स. हो सकता है कि कोई क्रॉप ही ना हो. द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड फॉडर विल डिक्रीज. खाने की कमी हो जाएगी, पशुओं के लिए चारे की कमी हो जाएगी. द ओवरऑल consequences of such a situation will lead to loss of life of humans and animals. खाना नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं है, कैटल्स के लिए, तो क्या होगा, लॉस ऑफ लाइफ होगा. लाइफ ही नहीं रहेगी अगर खाना नहीं मिल रहा तो किसकी, ह्यूमंस की और एनिमल्स की, क्योंकि प्लांट्स भी नहीं होंगे ना. प्लांट को भी पानी नहीं मिल रहा और प्लांट्स ही हमें क्या देते हैं, खाना देते हैं. तो हम खाना कहाँ से लेंगे फिर अगर सूखा ही पड़ गया है तो. फ्लड. इन द केस ऑफ कंटिन्यूस रेन द वाटर लेवल ऑफ रिवर लेक पॉन्ड विल राइज. अगर लगातार वर्षा होती रहती है तो क्या होता है कि पानी जो होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका लेवल नदियों में, लेक्स में, पॉन्ड्स में पानी का लेवल बढ़ जाएगा. द सॉइल विल गेट लेडन विद वाटर रिजल्टिंग इनटू फ्लड. सॉइल के अंदर भी पूरा पानी का जो लेवल है वो बढ़ गया तो इसकी वजह से क्या हो गया कि बाढ़ आ गई. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्लड. फ्लड की वजह से क्या होगा, व्हेन द सॉइल गेट टू मच ऑफ वाटर, एयर इन द सॉइल कम आउट ऑफ इट. हमें पता है सॉइल के अंदर एयर होती है, वो जो एयर होती है वो प्लांट्स अपनी रूट्स के थ्रू लेते हैं. अगर बहुत ज़्यादा ही पानी भर गया है तो वो एयर जो होगी वो क्या होगी, बाहर आ जाएगी, उसकी जगह पानी भर गया है सॉइल के अंदर. ड्यू टू लैक ऑफ एयर द एनिमल्स लिविंग इनसाइड द सॉइल कम आउट ऑफ इट. क्योंकि एयर की कमी हो गई है तो एनिमल्स जो होंगे सॉइल में वो भी बाहर आ जाएंगे. हैवी रेनफॉल ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ क्रॉप ड्यू टू फ्लड. अगर हैवी रेनफॉल हो गई है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है तो उसकी वजह से बाढ़ आ जाएगी और फसल भी ख़राब हो सकती है, फसल भी ख़राब हो जाएगी. फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड. कौन से फैक्टर्स जो होंगे वो फ्लड के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं. ए नंबर ऑफ फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लड. बहुत सारे फैक्टर्स जो होंगे वो बाढ़ के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. दीज फैक्टर कैन बी इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल. कितनी रेनफॉल हो रही है, कितनी इंटेंसिटी से हो रही है, कितनी ड्यूरेशन के लिए हो रही है. अगर ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए हो रही है तो बाढ़ आ जाएगी. मिट्टी की कंडीशंस कैसी हैं, प्लांट्स और ट्रीज प्रेजेंट नहीं है ग्राउंड पे या फिर प्रेजेंट हैं, ये सब कंडीशंस जो होंगी ये फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है फ्लड के लिए. वाटर हार्वेस्टिंग. वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द एक्टिविटी ऑफ कलेक्शन ऑफ रेन वाटर डायरेक्टली बाय वेरियस मीन्स. हम जो रेन वाटर आ रहा है उसको डायरेक्ट ही कलेक्ट कर लें, इकट्ठा कर लें अलग अलग पर्पज़ के लिए. हार्वेस्टेड वाटर कैन बी आइदर यूज्ड इमीडिएटली और कैन बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज़. जो हमने पानी इकट्ठा किया है बारिश का पानी, उसको हम इमीडिएटली भी यूज़ कर सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं कि हम बाद में भी उसको यूज़ करें. इन केरला एंड मिजोरम स्मॉल टैंक्स आर यूज टू कलेक्ट रेन वाटर. केरल और मिजोरम में क्या होता है कि छोटे छोटे टैंक बना दिए जाते हैं रेन वाटर को इकट्ठा करने के लिए. वाटर ड्रेन फ्रॉम द रूफ टॉप्स थ्रू पाइप्स इन टू दीज टैंक्स. वाटर जो होगा वो छत पे से क्या होता है कि सीधा ही पाइप के थ्रू इन टैंक्स में आ जाता है. दिस वाटर इज यूज डायरेक्टली. इस वाटर को डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है. इन प्लेसेस लाइक दिल्ली वेयर द मानसून लास्ट ओनली फॉर 3 months, इट इज़ मोर यूजफुल टू कलेक्ट रेन वाटर एज ए ग्राउंड वाटर. दिल्ली में क्या होता है कि 3 महीने तक ही मानसून रहती है तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है पानी को इकट्ठा करना, रेन वाटर को इकट्ठा करना और उसको ग्राउंड में स्टोर करके रखना. तो इस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली जैसी जगह पे क्या हो रहा है कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है बहुत ज़्यादा गिरता जा रहा है तो ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रेन हार्वेस्टिंग. This was all about today's class. I hope you understand all the concept which I was trying to teach you. If you want any changes in classes and want to give me some suggestions about the sessions,
then please drop me a message in comment box. Thanks for watching.